अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज 3 चीज़ों पर एनालिसिस होगा। पहला, अर्जेंटीना का जो न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्लान है, उसमें F-16, GF-17 और तेजस को लेकर एक नई अपडेट है जो कि काफ़ी अहम है इसके फ्यूचर को लेकर। दूसरा, इंडियन LOC के करीब इलाकों में चाइना ने अपनी डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ा दी है और रिपोर्टडली इंडियन इलाकों के अंदर आकर उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जबकि इंडियन साइड इस पर खामोश है। तीसरा, रशियन Su-30s और जर्मन यूरोफाइटर टाइफून्स बाल्टिक ओशन के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आ गए और ये एक काफ़ी अहम इंसिडेंट है कि नेटो के एयरक्राफ्ट और रशियन एयरक्राफ्ट यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आए हों। इन पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिपोर्टेडली अर्जेंटीना का एक डेलीगेशन इस वक्त डेनमार्क में मौजूद है और वो डेनमार्क के पास मौजूद सेकंड हैंड F-16AB वर्जन के जो MLU अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट हैं उनको एवेल्यूएट कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में रिपोर्टडली अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के पायलट्स भी मौजूद हैं। और इससे पहले मैं बात करता चलूँ तो GF-17 थंडर को चाइना में पहले ही एवेल्यूएट किया जा चुका है अर्जेंटीना के थ्रू। उसमें अर्जेंटीनियन ऑफिशियल्स ने इसकी काफ़ी तारीफ़ की थी और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ तक कहा था कि GF-17 उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। बहरहाल उसके बाद एक बिड को दोबारा से ओपन किया गया था, उसमें कुछ शराइत वाजे की गई और इसी दौरान इंडिया अपने तेजस के साथ और US अपने F-16 के साथ मंजर-ए-आम पर आया। अब अर्जेंटीना ऑब्वियसली इन दो जहाज़ों को भी एवेल्यूएट करेगा। GF-17 को थोरोली वो एवेल्यूएट कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी बारी थी वो तेजस की थी। इंडिया का दौरा भी किया था अर्जेंटीनियन एयर चीफ ने और उस वक्त एक्सपेक्टेड था कि कुछ दिनों बाद ही तेजस की एवेल्यूएशन की जाएगी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि तेजस की एवेल्यूएशन को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, रोक दिया गया है, जबकि अब F-16 की एवेल्यूएशन जारी है। यहाँ इंडियन साइड एक लिहाज से थोड़ी सी मायूस भी है, या आप कह लें कि उनमें थोड़ा सा गुस्से का आंसर भी पाया जा रहा है कि तेजस जिसका सेकंड नंबर था GF-17 के बाद कि उसे एवेल्यूएट किया जाएगा, तो उसे क्यों नहीं एवेल्यूएट किया गया अर्जेंटीना की जानब से। और इस तरह उनके डेलीगेशन का डेनमार्क जाना ये तेजस के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये वाजे करता रहा हूँ कि इस वक्त जो मेन रेस है वो GF-17 ब्लॉक 3 और F-16 के दरमियान है, क्योंकि यहाँ US पूरी कोशिश करेगा कि चाइना की कभी भी किसी भी लिहाज से कोई कनेक्टिविटी ना हो अर्जेंटीना के साथ, जो कि एक साउथ अमेरिकन स्टेट है। इस तरह ज़ाहिर बात है अमेरिकन हायरार्की को वहाँ धचका लगेगा। अगर दूसरी तरफ स्पेसिफिकेशन वाइज देखें तो GF-17 ब्लॉक 3 हर लिहाज से बेहतर आता है, क्योंकि F-16 के पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार्स मौजूद नहीं है, ना ही F-16 प्रोब एंड ड्रॉग मेथड के तहत रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जबकि GF-17 प्रोब एंड ड्रॉग मेथड के तहत एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है। ये F-16 से ऑपरेशनल कॉस्ट के मामले में भी सस्ते हैं और इवन तेजस से भी सस्ते हैं। दूसरी बात करें इंडिया और चाइना के मौजूदा LAC पर जो कुछ अपडेट्स आई हैं। चाइना और इंडिया का लद्दाख और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के करीब जो इलाका है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और जो लद्दाख के करीब यानी कि हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका भी उसी के करीब आ जाता है। यहाँ जो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। द टेलीग्राफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक चाइना अजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है डिस्पैंग प्लेन्स में। अगर डिस्पैंग प्लेन्स को देखा जाए तो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि चाइना इंडियन टेरिटरीज के अंदर आके अपने लिए रोड्स बना रहा है, हेलीपैड्स बना रहा है, अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए बेसिस जैसी चीज़ों को बना रहा है। और ये मुख्तलिफ ब्रिजेस, मुख्तलिफ रोड्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि वो अपने इलाकों को इन इंडियन इलाकों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और इस तरह वो अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहतर कर पाएंगे। सर्दियों का सीज़न एक ऐसा होता है जहाँ इन इलाकों में डिप्लॉयमेंट करना बहुत मुश्किल होता है और इसी के लिए शायद चाइना तैयारी कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो इंडियन इलाकों के अंदर आ चुके हैं और रिपोर्टेडली इंडियन फोर्सेस इन इलाकों से विड्रॉ कर गई। इंडियन फोर्सेस इन इलाकों में मौजूद ही नहीं है, खासतौर पर जो डिस्पैंग प्लेन्स हैं। अब ये इलाका थोड़ा सा जो डिस्पैंग प्लेन्स का है ये 310 स्क्वायर मरबा किलोमीटर का है और ये चूंकि प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, यहाँ टैंक्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट रेंज जो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें यूज़ किया जा सकता है, जैसे HQ-17 है चाइना के पास। इसीलिए इसी इलाकों के करीब इंडिया भी अपने T-90 टैंक्स को लेकर आया हुआ है। इससे पहले जब इसी साल के शुरू में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा राइज हुआ था तो चाइना अपने J-11 और
J-16 जैसे एयरक्राफ्ट इन इलाकों में लेकर आया था, जिन्होंने रेगुलरली यहाँ फ्लाई किया, और उनके मुकाबले में इंडिया अपने Su-30 MKIs, MiG-29 और उसके अलावा राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ लेकर आया था। चाइना और इंडिया के आपस में कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 2020 में सबसे पहला एक इस तरह का वाकया होता है जब चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स एक दूसरे को इंगेज करती हैं LAC पर। इसमें चाइनीज़ फोर्सेस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं इंडियन फोर्सेस को, और चाइनीज़ फोर्सेस जो 16वीं ब्रिगेड थी इंडियन आर्मी की, उसके जो चीफ कमांडेंट थे संतोष बाबू, उसको मार देती है, और इंडिया के 20 से ज़्यादा फौजी जान से हाथ धो बैठते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नॉर्मली गन्स वगैरह लेकर नहीं जाई जाती, तो चाइना ने जो इंडियन सोल्जर्स थे, बहुत से सोल्जर्स जिनको कैदी बनाया, उनको लोहे के रॉड वगैरह और उन पर खारदार तारें होती हैं, ये लगा के इंडियन सोल्जर्स को टॉर्चर किया था और मारा था, और उसके मुकाबले में इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई थी, और ना ही इंडियन आर्मी उसके मुकाबले में कोई रिस्पॉन्स दे पाई थी। इस वक्त भी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बार बार पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देती है, जस्ट के अपनी आवाम को थोड़ा सा एक साइड पर लेकर आया जाए, अपनी आवाम का ध्यान भटका दिया जाए, और उन्हें जो असल मसला है उनका इस वक्त चाइना के साथ, उससे हटा दिया जाए। हालांकि इससे पहले ही देखा जाए तो 2019 में इन्होंने एक इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी, जब इनके फाइटर प्लेन्स 26 फरवरी 2019 में बालाकोट के इलाके में आकर बॉम्बिंग करके गए थे। फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट भी मार गिराए थे, इंडिया के इलाकों में 6 बॉम्ब्स भी गिराए थे, और 2020 में सेम एडवेंचर इन्होंने चाइना के साथ करने की कोशिश की, तो चाइना की तरफ से भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। जबकि 26 नवंबर को इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि जो LAC पर इस वक्त हालात हैं वो स्टेबल हैं लेकिन अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी कि हम वहाँ से कुछ तवक्को नहीं कर सकते, अभी तक हालात गैर मुतवक्का हैं, लेकिन अपनी साइड पर ज़रा सेटिस्फाई करने की ये कोशिश की गई कि हालात स्टेबल हैं। बहरहाल हालात स्टेबल नहीं लगते, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल का लफ्ज़ यूज़ किया वो वाकई बात सही है कि हालात वहाँ के वाकई अनप्रेडिक्टेबल हैं, कि जिस तरह चाइनीज़ फोर्सेस इंडियन इलाकों में आई हुई हैं और वहाँ से इंडियन ट्रूप्स विड्रॉ कर गई हैं, और इस चीज़ को वहाँ के इंडियन गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर ने भी कंफर्म किया था इंडियन NDTV पर, जिस पर इंडियन अवाम का काफ़ी रिएक्शन भी आया था और उसे मुल्क मुखालिफ तक कहा गया। लेकिन असल बात यह थी कि चूंकि वो शख्स वहाँ रहने वाला था, सो उसने ये बताया था कि इंडियन फोर्सेस इन इलाकों में मौजूद ही नहीं हैं और चाइनीज़ फोर्सेस यहाँ रोड्स बना रही हैं, चाइना अपने वेपन्स को यहाँ लाकर डिप्लॉय कर रहा है, और उसके मुकाबले में हमारी साइड यानी कि इंडियन साइड से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। इसके बाद तीसरी अपडेट की बात करें तो 25 नवंबर को रशियन Su-30s और जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून्स बाल्टिक ओशन के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आए, जहां रिपोर्टेडली जर्मन जो एक वर्जन है उसके मुताबिक जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून्स ने Su-30s को बज़ ऑफ कर दिया और Su-30s वापस चले गए, लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं हुई। यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट का और दूसरी तरफ नेटो के फाइटर एयरक्राफ्ट का इस तरह आमने सामने आना ये काफ़ी हद तक गैर मामूली चीज़ है। और दूसरी तरफ अगर हम बाल्टिक ओशन के नक्शे को देखें तो रशिया जर्मनी से काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी दूर से दोनों मुल्कों के जहाज़ एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हुए आ रहे थे और दोनों ने एट दी एंड कोई इंगेजमेंट नहीं की। ये एक अच्छी चीज़ थी, अगर ये इंगेजमेंट होती तो ज़ाहिरी बात है कोई एस्केलेशन हो सकती थी। जबकि 25 नवंबर को ये वाकया होता है कि रशियन और जर्मनी के फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो 26 नवंबर को उससे अगले दिन ही फ्रांस भी अपने 4 राफेल एयरक्राफ्ट लिथुआनिया में लैंड करवा देता है और ये नेटो के डिफेंस और डेटरेंस रिस्पॉन्स पैकेज का हिस्सा है। ये 30th फाइटर विंग का हिस्सा है जो 4 राफेल फ्रांस ने भेजे हैं, और ओबियसली इससे रशिया पर एक प्रेशर आएगा, और रशिया जो इन इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग करता है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के ज़रिए, तो रशिया कोशिश करेगा कि वो अपनी Su-30s की बजाय Su-35 या इससे भी बेहतर जो उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करे। और बाल्टिक ओशन में शायद हमें आने वाले वक्त में टेंशन्स बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की और दूसरी तरफ रशिया की। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।